स्टेन्स दो किस्म के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक स्टेन्स जो दांतों के बाहर तक होते हैं और एक इंट्रिंसिक स्टेन्स जो कि एनेमल और डेंटिन के अंदर होते हैं। एक्सट्रिंसिक तो सिंपल सी बात है कि स्केलिंग से ही हटेंगे। उसमें एग्जांपल ये है कि जैसे प्लाक, कैलकुलस, क्लोरोहेक्सेडीन माउथ वॉश के स्टेन्स या आयरन टैबलेट्स जो बच्चे खाते हैं उनके दांतों में भी ब्लैकिश स्टेन्स हो जाते हैं। लेकिन जो स्टेन्स इंट्रिंसिक होते हैं वो स्केलिंग से तो बिल्कुल भी नहीं हटते हैं, या तो फिर उसके लिए ब्लीचिंग करनी पड़ती है। मिसाल येलोइश डिस्कलरेशन है, उससे ब्लीचिंग से क्या होता है वो वाइट दांत आपके हो जाएंगे, आपका जो दांतों का शेड है ज़्यादा वाइटिश की तरफ जाएगा, इसलिए ब्लीचिंग को टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर भी कहा जाता है। लेकिन मिसाल ब्राउन स्टेन स्पॉट्स लगे हुए हैं जैसे कि फ्लोरोसिस में, तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको ब्लीचिंग करवाने से पहले एक और प्रोसीजर करना चाहिए जिसका कोई जिक्र भी नहीं करता, और एग्जैक्टली वो उसी पेशेंट की शिकायत भी थी जो रुलता हुआ मेरे पास आया था। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो एब्रेजन, और आज हम आपको माइक्रो एब्रेजन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। माइक्रो एब्रेजन वर्क कैसे करता है? दो तरीक़ों से, एब्रेजन और इरोजन के कॉन्सेप्ट को मिला के। एब्रेजन क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स से दांत की टूथ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ख़त्म किया जाए, और इरोजन एसिड की मदद से दांत के टूथ स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए। अब इस माइक्रो एब्रेजन में क्या हो रहा है कि हम 18% डाइल्यूटेड HCl इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने प्यूमिस पाउडर से मिक्स करके एक पेस्ट बना दी जो कि हम दांतों में अप्लाई करेंगे और उसको रब करेंगे। तो HCl इस्तेमाल हुआ तो इरोजन भी हो गई, और दांतों को हमने रब किया तो एब्रेजन भी हो गई, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 100 माइक्रोमीटर का इनेमल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेन्स तकरीबन रिमूव हो जाते हैं। कौन सी आ गई? नंबर 1 हो सकता है फ्लोरोसिस हो, नंबर 2 टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग हो, या फिर एमेलोजेनेसिस या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो, या पोरफायरिया हो, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम, या फिर किसी पोस्ट ऑर्थोडोंटिक डिमिनरलाइजेशन हो, या कोई ट्रॉमेटिक हो, या कैरीज हो। तो ये जितने भी डिस्कलरेशन के रीज़न है ये आपको जहन में रखना है, लेकिन हमें ऐसे रोड मैप बनाना है कि एक एक को कट कर 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 करके हम अपने डायग्नोसिस पे पहुंच जाएं। तो रोड मैप टू डायग्नोसिस हमें हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, यानी कि हमें कुछ पेशेंट से सवाल जवाब करने हैं जिससे हमें अपने मुद्दे तक पहुंचना है। तो हमने पहला सवाल पेशेंट से किया कि भाई कितने टाइम से हुआ है, ऑनसेट क्या है? तो पेशेंट ने कहा बचपन से, यानी कि बचपन से जब उसके परमानेंट दांत ऐसे ही इरप्ट हुए हैं। अब इससे क्या जाहिर होता है कि कोई या तो फिर फ्लोरोसिस हो सकता है या फिर AI DI, क्योंकि ये सारी चीज़ें या तो अब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है या जेनेटिकल प्रॉब्लम है। तो इतना हमने क्लियर कर दिया इस सवाल से। फिर हमने पूछा कि वर योर प्राइमरी टीथ ऑल्सो अफेक्टेड, और उनके गार्डियन से भी पूछ लिया। पेशेंट ने कहा मुझे याद नहीं, गार्डियन ने भी कहा हमें याद नहीं। ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा और डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा दोनों में प्राइमरी दांत भी अफेक्टेड होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, जबकि फ्लोरोसिस और टेट्रासाइक्लिन में ऐसा नहीं होता। बहरहाल फिर हमने पूछी कि पेशेंट के गार्डियन से कि बचपन में जब या प्रेगनेंसी के दौरान आपने एंटीबायोटिक्स लिए थे, या बच्चे ने बचपन में यानी जब उसके टूथ डेवलपमेंटल स्टेज में थे तब टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक ली थी, तो गार्डियन ने मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमने टेट्रासाइक्लिन को अपने डिश से हटा दिया, बाहर कर दिया कि मतलब वो नहीं है। फिर फैमिली हिस्ट्री पूछी, तो फैमिली हिस्ट्री में उन्होंने कहा कि हमारे घर में किसी को नहीं है, यानी जेनेटिकल के जो भी रीजंस थे वो भी हमने कट ऑफ कर दिए हैं। तो एक एक करके हम चीज़ों को कट ऑफ करते जा रहे हैं। उसके बाद हमने पूछी कि सिस्टमिक डिजीज़ है, उन्होंने कहा कोई भी नहीं है। तो जो भी पोरफायरिया और ये चीज़ें हो सकती हैं, जॉन्डिस, तो ये सारे हमारे ये भी शुबे हट चुके हैं। फिर हमने अगला सवाल किया, अच्छा ये बचपन में रहता कहाँ पे था? तो उन्होंने कहा अभी तो हैदराबाद में रह रहा है, लेकिन बचपन पूरा उनका थर पार्कर में गुजरा है। जब थर पार्कर का लफ्ज़ जहन में आया तो फ़ौरन जहन में बात गई कि वहाँ पानी कौन सा पीता होगा। तो अगला सवाल फिर हमने किया कि पानी कौन सा पीता है, तो उनके पेरेंट्स ने फ़ौरन जवाब दे दिया कि वहाँ तो बस ज़मीन का ही पानी होता है, तो यहाँ कोई फ़िल्टर विल्टर होता नहीं, तो वही ज़मीन का पानी हम सब पीते थे। तो बच्चा पीता था। तो अब जब ये सुना तो फिर हमने एक और सवाल पूछा, यानी जो पानी इस बच्चे की वजह से हुआ उसके दोस्त यार भी जो पीते होंगे उनको भी ज़रूर हुआ होगा। तो फिर अगला सवाल हमने यही पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, इसके जो एज ग्रुप के 1-2 और लड़के थे तो उनको भी यही प्रॉब्लम, बल्कि बच्चे खुद ने भी बताया कि मेरे कुछ दोस्तों को भी यही प्रॉब्लम है। इससे हम सारे सवालों से हम कंक्लूजन कर पा रहे थे कि हाँ, ज़्यादातर चांसेस फ्लोरोसिस में। लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन
करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर तो हम किसी हल पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ डिस्कलरेशन चेक की, कहीं एक दो दांत तो नहीं, लोकलाइज तो नहीं जो पेशेंट कंप्लेन करे, नहीं जनरलाइज थी। उसके अलावा हमने पैटर्न चेक किया। पैटर्न चेक करना बहुत, पहले कलर चेंज चेक किया कि कौन सा कलर चेंज हुआ है, तो वाइटिश ब्राउन स्पॉट्स थे, ब्राउन स्पॉट्स थे। अब अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के टाइप 2 हाइपोकैल्सिफिकेशन वाले में भी डिस्कलरेशन येलोइश ब्राउन होती है, ब्राउन। अब टेट्रासाइक्लिन की तो ब्लू ग्रे होती है, वो तो हमने वैसे ही हटा दिया, इधर से भी हटा दिया, और जो भी नेक्रोसिस पल्प हो वो ब्लैक होती है, सारे हटा दिए हमने। तो ब्राउन अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में भी होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि फ्लोरोसिस वालों में एक पैटर्न होता है कि कैनाइन टू कैनाइन होगा और बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, और हमने चेक किया एग्जैक्टली इसी पेशेंट में ऐसे ही था। फिर टीथ की मॉर्फोलॉजी चेक की, बिल्कुल ठीक बने हुए थे, कोई इनेमल लॉस नहीं था, टीथ हमारे वाइटल थे पेशेंट के, यानी कोई एआई नहीं था, कोई डेंटिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा नहीं था। ओपीजी भी चेक किया तो इनेमल बिल्कुल वेल फॉर्म्ड और डेंटिन बिल्कुल वेल फॉर्म्ड था, और कोई कैरीज नहीं था, कोई सब नॉर्मल था, और कोई पेरिडोंटल इश्यूज़ नहीं था। तो फिर हम सारी चीज़ों से हम कंक्लूड किया कि फ्लोरोसिस है। जब भी आप अपना डायग्नोसिस दे रहे हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। इसी तरह जैसे वकील कोर्ट में आता है कि फ़लाँ मुजरिम है, तो उसके बिना पे वो एविडेंस देता है कि ये क्यों मुजरिम है। तो इस तरह फ्लोरोसिस क्यों है, हमारे पास बहुत सी वजह आ गई। पहली वजह कि इसको बचपन से है, दूसरी वजह जो उसका कलर चेंजेस है वो वाइटिश ब्राउन है, फ्लोरोसिस में होता है। तीसरी वजह एक पूरा पैटर्न है बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल, बिल्कुल फ्लोरोसिस की तरह। चौथी वजह रहता थरपारकर में है और पानी ज़मीन का पीता है, और दूसरी वजह कि उसके इर्द गिर्द दोस्तों को भी है। तो ये सारे रीज़न से हमने कंक्लूड किया कि पेशेंट हैज़ फ्लोरोसिस। हमारे पास ये आज पेशेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके दांतों पे स्टैंड्स लगे हुए हैं। तो इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो एब्रेज। प्यूमिस पाउडर में हम एसिड डाल रहे हैं, अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद स्टैंड्स पे हम लगाएंगे फॉर 10 सेकंड। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्यूमिस पाउडर और HCl को मिक्स कर दिया है, ये सॉल्यूशन बन गया है। अब हम दांतों पे अप्लाई करेंगे। प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने स्टैंड्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है सॉल्यूशन। अब इसको रब करने के दो मेथड्स होते हैं, एक रोटरी मेथड होता है, दूसरा मैनुअल होता है। रोटरी मेथड ये होता है कि हमने स्लो स्पीड हैंड पीस में रबर कप लगाया, उसके बाद हमने 5 to 10 सेकेंड्स के लिए इसको रब करना है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, जो मैनुअल मेथड है, उसमें हमने सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया है और ये वुडन स्टिक होती है उसके साथ हमने रब करना है मैनुअल मेथड में। फाइव to 10 सेकेंड्स के लिए हमें वुडन स्टिक के साथ सॉल्यूशन को रब करना है। टोटल हम 10 एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं और हर एप्लीकेशन के बाद हमें रिज़ल्ट चेक करना है। इसमें हमने 8 एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। हमें अप्लाई करने की इसमें नीड नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आया है, तो इसलिए हम 9th एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं। 8 से ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। पॉलिशिंग पेस्ट लगा दिए, अब इसको रबर कैप के साथ हमने रब करना है पॉलिशिंग पेस्ट को। एब्रेजन हमने प्रोसीजर किया है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम हम कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप कभी नहीं कर सकते।